Okay, good morning, everybody. Auditing standards prepared by, you can say, AASP, or collectively they are known as engagement standards. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में क्या कहेंगे. रादर हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि एश्योरेंस एंगेजमेंट्स जो होते हैं दैट कैन बी बाइफर्केटेड इनटू टू. एक एश्योरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें हम करेंगे ऑडिट, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट are free from all material misstatement due to error or fraud, and financial statement are prepared in all material aspects in accordance with the financial reporting framework. That's what the objective is. SA 200 का ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करने का. तो ये रीजनेबल एश्योरेंस हम ऑडिट में करेंगे और फिनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप रिव्यू भी करवा सकते हो. रिव्यू मतलब क्या है? दैट इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस एज कंपेयर टू ऑडिट. ओके, जबकि आप कंसीडर करोगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका प्रोजेक्शन करोगे, फोरकास्ट करोगे, एस्टिमेट करोगे. ओके, वो भी लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस होगा. फिर हमने देखा कि ऑडिट वर्सेस रिव्यू दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस है. ओके, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन. अभी जैसे ही आपने ऑडिट किया ना, रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट, तो उसके भी स्टैंडर्ड्स. तो वी हैव सीन ओवर हियर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. किसके लिए? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए. फिर हमने देखा रिव्यू एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड SRE, वो किसके लिए होंगे? तो अभी आप रिव्यू कर रहे हो ना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उसके स्टैंडर्ड. फिर होगी एश्योरेंस एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड SAEs, दैट इज फॉर dealing with other than historical, मतलब that is talking about prospective financial information. और रिलेटेड सर्विसेज में जो भी कंप्लायंस और रिलेटेड सर्विसेज है उसके स्टैंडर्ड. तो ये चारों स्टैंडर्ड के लिए एक और है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC, which will be applicable to all. तो ये लास्ट, ये 4 कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड हमने लास्ट लेक्चर में देखा थे. फिर स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नॉट जनरली रेकमेंडेटरी नेचर होता है. स्टैंडर्ड्स आर, योर स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी नेचर, दैट वी हैव सीन. ओके, चलो तो अभी यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ. बीच में एक क्वेश्चन भी हमने छोड़ा था क्वालिटीज, वो क्वालिटीज लास्ट में देख लेंगे. पहले 2021 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, व्हाई आर द स्टैंडर्ड्स नीडेड, व्हाट, क्यों भाई, व्हाई. ओके, स्टैंडर्ड्स क्यों रिक्वायर्ड, व्हाई. तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी समझाया कि स्टैंडर्ड्स क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई. तो जब भी आप किसी भी ऑडिटर से ऑडिट करवाएं, देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी. हम ये जो स्टैंडर्ड दे रहे हैं दैट इज फॉर, यू कैन से ग्लोबल, मतलब टू कॉम्पीट विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. ओके, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमने अडॉप्ट किए हो यहाँ पे. तो ग्लोबल बेंचमार्क क्रिएट करते हैं. स्टैंडर्ड एंश्योर्स कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस. ग्लोबल ऑडिटिंग की जो प्रैक्टिसेस हो रही है उसको एट पार जाके हम ये उस लेवल का ऑडिट कर रहे हैं. तो इवन इफ यू गो फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसका ऑडिट कर रहे हो, तो वी आर एनीवे स्टैंडर्ड्स हमने ऐसे सेट किए हैं कि आप ग्लोबल प्रैक्टिस करोगे उसमें भी दैट इज इक्वली एलिजिबल. Standard improve quality of financial reporting, thereby helping user to make diligent decision. क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग हम ऑडिट क्यों करते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो सही है कि नहीं है, जो रिपोर्ट किया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया है वो सही है कि नहीं है. अगर उसका क्लैरिटी से और ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर रिपोर्टिंग हो, तो जो यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो इन्फॉर्म जजमेंट के बेसिस पे यू कैन से अपना डिसीजन ले सकते हैं. स्टैंडर्ड प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, किसी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपैरिजन करना है या ऑडिटर चेंज करना है, कुछ भी यूनिफॉर्म रहेगा. ओके, इक्विप विद द प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज. ओके, ये कोई अकाउंटेंट ने ऑडिट नहीं किया है. ओके, ये ऑडिट कौन कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट.
एंड व्हेन दैट इज डन बाय द स्टैंप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ट्रस्ट बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, दे आर हैविंग स्किल्स। और उसको प्रॉब्लम है तो कहां पे जाएंगे? इसीलिए तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर के गाइडेंस के लिए तो हमने स्टैंडर्ड दिया है कि आप वो स्टैंडर्ड फॉलो करो, आपका लेवल अपने आप, मतलब ऑडिट का लेवल अपने आप जो है, क्वालिटी जो अपने आप जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इफ यू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड इंश्योर्स ऑडिट क्वालिटी। तो ये सब पर्पसेस है स्टैंडर्ड के। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड क्यों नीडेड है, तो यू कैन गिव द आंसर लाइक दिस। ओके, ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। वैसे तो एज आई सेड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एसक्यूसी जो है वो फाइनल लेवल पे आपको डिटेल में आने वाला है, एसक्यूसी 1। ओके, यहां पे इसकी थोड़ी बहुत बात की है, डिटेल में आपको नहीं समझाया, ठीक है। यहां पे इंटर लेवल पे आपको जो भी आ रहा है वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एसेस के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा रादर देन ऑल दिस थिंग्स, राइट। रिव्यू पे या अदर देन हिस्टोरिकल पे या यू कैन से एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो उन सभी पे डिटेल में डिस्कशन हम नहीं करने वाले, वो सब आप फाइनल लेवल पे करोगे। यहां पे हमारा मेजर डिस्कशन होगा ऑडिट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी द स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय देम। आप कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करो, मेक श्योर फिर चाहे वो ऑडिट हो, रिव्यू हो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, सर्टिफिकेशन हो या कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट या कंप्लायंस आप कर रहे हो, सभी में यू नीड टू मेक श्योर आपको जो जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो रहे हैं वो आप फॉलो कर रहे हो। अगर ऑडिट कर रहे हो तो एसएस देख लो, अगर रिव्यू कर रहे हो तो एसआरईज देख लो। समझ में आ रहा है? तो ये जो भी स्टैंडर्ड आपको जिस हिसाब से एप्लीकेबल हो रहे हैं वो आपको फुलफिल करना है। ऑर्डिनरी दिस आर फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ओके, however a situation may arise when specific procedure required in standard would be ineffective in a particular engagement। ओके, जनरली तो ऐसा ही होगा कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट मतलब क्या बोल रहे हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी ऑडिट करते हैं इसकी बात हो रही है। इन सच ए केस इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट। अब देखिए, कभी अगर आपको ऐसा लगे कि इस एंगेजमेंट में ये स्टैंडर्ड हम नहीं अप्लाई कर सकते, स्टैंडर्ड्स में बताया है, उसका डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये डॉक्यूमेंटेशन का एक सेपरेट चैप्टर आएगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करो। ओके, तो आपको क्या करना है, तो आपने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म की है उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है और इसका रीजन भी लिखना है क्यों ये स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट में नहीं आप अप्लाई कर सकते। प्रैक्टिकली आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्टैंडर्ड इसीलिए दिया गया ना कि आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी नहीं कर रहे हो, जैसे अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ना करे तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो यहां पे अगर आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट करना है। रिपोर्ट में तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हो तो वहां पे डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपके डॉक्यूमेंट में, ऑडिट डॉक्यूमेंट में उसको मेंशन करना है कि ये स्टैंडर्ड हम इस एंगेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ओके, ऑल्सो रीजन, जैसे अकाउंट में हम वी ऑलवेज यूज्ड टू से कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना है। नो डाउट दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको एप्लीकेबल है तो करना पड़ेगा। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो डिस्क्लोजर दे दो कि ये हम स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहे हैं, इसका रीजन के साथ क्यों डिपार्ट कर रहे हैं। तो सेम वे अगर आप स्टैंडर्ड यहां पे फॉलो नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, जनरली हम फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट फिर भी अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो और आप अपने हिसाब से जा रहे हो, ठीक है, तो रीजन दे दो आपके डॉक्यूमेंट में कि क्या रीजन है, क्यों आप डिपार्ट कर रहे हो स्टैंडर्ड से। फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर। तो रिपोर्ट में कहीं पे तो आपको डिस्क्लोजर डिपार्चर का, अगर आप डिफरेंट जा रहे हो, मतलब स्टैंडर्ड में कुछ और लिखा है और आप कुछ और बता रहे हो, तो फिर आपको रिपोर्ट में भी उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हम ये स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट mere disclosure in report does not absolve professional accountant from complying with applicable standard। और मान लीजिए आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो, ओके, और आपने रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया, इसका मतलब आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से ऑडिट की क्वालिटी में प्रॉब्लम हुआ या फ्रॉड हुआ, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी रहेगी, बिकॉज यू हैव साइंड इट। अगर उसकी वजह से ओपिनियन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज
इंस्टीट्यूट ने आपको स्टैंडर्ड दिया, आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो और अपने आप रिपोर्ट दे रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है? मतलब ड्यूटी तो आपकी ही रहने वाली है, यू हैव साइंड इट। इज दिस क्लियर? तो अगर हम ओवरव्यू देखें तो एसएस, एसआरईज, एसएएस, एसआरएस, एसक्यूसीज, ये एसक्यूसीज है, ये चारों में एप्लीकेबल होगा। क्वालिटी कंट्रोल जो है ना, आप कुछ भी करो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपके पास सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो आपको ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो अप्लाई करना ही होगा। कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करें, चाहे ऑडिट करें, रिव्यू करें, कुछ भी, मतलब उन्होंने तो क्वालिटी कंट्रोल में इतना भी बताया हुआ है कि एंगेजमेंट टीम कैसे होगी, उसको आप कैसे करोगे, क्या क्वालिटी होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे, ऑडिट के पहले क्या है, ऑडिट के बाद क्या है, फाइलिंग में कितने डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सब कुछ आपको बताया गया है डिटेल। एंड ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू फॉलो स्टैंडर्ड, इफ नॉट फॉलो रीजन फॉर डिपार्चर शुड बी गिवन। इज दिस क्लियर? स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो करने ही करने। चलो एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 6 ले लेते हैं। सीएपी बाबू is conducting audit of financial statement of Quick Buy Private Limited. He was not able to obtain external confirmation from the debtors due to practical difficulty and peculiar circumstances. अभी देखिए एक स्टैंडर्ड आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। See, that is purely your opinion or your judgment whether you will go for external confirmation or not. ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन हर बार आपको करना ही करना है, आप सैंपलिंग बेसिस पे कर सकते हो, बट मान लीजिए सर्कमस्टेंसेस डज नॉट अलाउ यू टू परफॉर्म द सेम, तो ऑब्वियसली हाउएवर सच प्रोसीजर इज मैंडेट अंडर वन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑडिटिंग। अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन देखोगे तो वहां पे लिखा है कि एक बार आप रैंडमली या सैंपल बेसिस पे कुछ तो एक्सटर्नल कंफर्म कर लो, ओके, और आप नहीं कर रहे हो, अनेबल टू रिलाई अपॉन द पार्टी, तो पार्टी ने जो भी दिया है, ई इनवॉइस, ई वे बिल्स, ट्रेस द पेमेंट इन बैंक अकाउंट, ये सब कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बिल जनरेट होगा जीएसटी में, तो ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग होगा, और फाइनली बैंक में पेमेंट आ चुका है डेटर का, तो आपने सब तरह क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। देखिए डेटर में एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों डिमांड करते हैं, क्योंकि डेटर का जो ऑडिट करते हो दैट इज सच ए ट्रांजेक्शन विच इज जनरेटेड विद इन द एंटिटी एंड इट इज मेंटेन्ड विद इन द एंटिटी। एक भी डॉक्यूमेंट बाहर से नहीं आता है। परचेज बिल में आप बोल सकते हो कि चलो एक्सटर्नल आ रहा है, क्यों? क्योंकि डेटर क्रेडिटर आपको बिल सेंड करता है, तो कुछ तो एक्सटर्नल एविडेंस आपके पास है। डेटर में क्या होगा, प्योरली बिल क्लाइंट जनरेट कर रहे हैं और बिल का एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एविडेंस भी इंटरनल है, उसका रिपोर्टिंग भी इंटरनल हो रहा है। तो इट में हैपन इंटरनल पर्पस के लिए आपने रिपोर्ट किया है, क्लाइंट को कुछ और दिया हो, या क्लाइंट को दिया है वो आपने यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया है, या बिल कुछ ऐसे हैं तो आपने सेल तो किया है बट उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, टू एश्योर द सेम यू कैन गो फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, so that standard is given कि आप कर सकते हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। He was reasonably satisfied with the audit evidence obtained, तो आपको लग रहा है कि भाई एविडेंस जो भी ऑब्टेन किए हैं वो सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज देयर एनी रिपोर्टिंग ड्यूटी, हाँ बाकी सब सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं किया अप्लाई होते हुए भी। इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट करना है कि मैंने क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर की है, ओके, एंड हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर, तो आपको वो डिपार्चर जो भी स्टैंडर्ड से आप कर रहे हो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। चलो इतना क्लियर है। अब एक लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर। आप ऑडिटर हो तो आपकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ओके। एक्चुअली पहली बार एक केस स्टडी लॉर्ड जस्टिस लिंडले, फेमस एक केस था लंदन एंड जनरल बैंक का केस, जिसमें उन्होंने ऑडिटर के बारे में डिटेल में ड्यूटी समझाई थी कि ऑडिटर जो है, मतलब उसमें डिटेल में समझाया था कि ऑडिटर इज नथिंग टू डू विद द कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, कंपनी लोन ले रही है, दे रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑडिटर का लेना देना क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, हमारा लेना देना तो नहीं है। मतलब हम
इसको ऐसा नहीं बोले ये इसको बिजनेस करना नहीं आता है, ओके, ये लॉस में बिजनेस रन कर रहा है, तो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में हम ऐसा नहीं बोलेंगे। आर यू गेटिंग इट? आवर ऑडिट रिपोर्ट इज कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। तो ऑडिटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं मैं, ओके। यू आर गोइंग टू बी द ऑडिटर, आपके पास मतलब आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ओके, सी टू इट। एज एन ऑडिटर कंसर्न विद द रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर ऑफ बिजनेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मैटर इनहेरेंटली आर वी सेट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन फैलिबिलिटी, एरर्स, फ्रॉड्स आर फ्रीक्वेंट। यहां पे आप देखोगे फाइनेंशियल मैटर्स से आपको डील करना है, और फाइनेंशियल मैटर में फ्रॉड हो सकता है, ओके, मैनिपुलेशन हो सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल इन ऑल दोस थिंग्स। तो टैक्ट, क्वेश्चन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिस्क्रिशन, मतलब आपका जो डिस्क्रिशन है पावर, ओके, मतलब जजमेंट लेना वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगर ये डिमेंशन नहीं है तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑलवेज प्लान भी है, ओके, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो दैट शुड बी वेरी मच क्विक एंड जजमेंटल होना पड़ेगा तब, ओके, कि आप इजीली और क्विकली डिस्क्रिशन ले सकते हो। इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस एंड रिलायबिलिटी, ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। टेम्पर भी सही होना चाहिए, ठीक है। देखा किसी सीए को ऐसे गुस्से होते हुए, मतलब जहां पे आप क्लाइंट ऑफिस डेकोरम और क्लाइंट डेकोरम वहां पे तो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। और आप जब जाओगे ऑडिट में, ओके, प्रैक्टिकली जब आप जाओगे तब आपको ये सब समझाया जाएगा। डिपेंड करता है कि इस फर्म को आप बिलोंग करते हो, ठीक है, और वो मतलब अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दोस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अल्टीमेटली सब जगह पे सीए साथ में आने वाले नहीं है, ओके, कभी कभी आएंगे, कभी कभी टीम को भेज देंगे, तो यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देम, so you must have all these qualities. In short, all personal quality that go to make good businessman or good human being will go to make a good auditor, okay. In addition, he must have sign of culture of great height, he must have the highest degree of integrity. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली पहले एग्जिस्टिंग सिलेबस जो था, मतलब ओल्ड सिलेबस जो था, उसमें क्या होता था, यहीं पे ऑडिटर का इंडिपेंडेंस को लेके और एथिक्स को लेके टॉपिक पूरा चैप्टर 1 में ही आता था। उन्होंने क्या किया, वो सेपरेट करके सीधा चैप्टर 11 में जाने दिया। तो वो सब हम इंडिपेंडेंस और थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। मैंने प्योरली मॉड्यूल के हिसाब से ही अरेंज किया है और टोटली डिवाइड कर दिया है, ओके। तो इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंटनेस, ये बहुत ही मतलब ऑडिटर जो है उसमें ये इंटीग्रिटी होना, इंटीग्रिटी मतलब क्या, ऑनेस्टली। आपको ये डिग्री दी गई है और आपको डिग्री किसने दी है, आईसीआई ने। ऑब्वियसली आपने हासिल की है, बट अल्टीमेटली दैट इज आईसीआई। आईसीआई इज द, यू कैन से, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ओके। और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ऑथेंटिकेट रोल दे रहा है, और वो रोल में आपको क्या करना है, ऑनेस्टली आपको अपनी ड्यूटी निभानी। ये जो क्लाइंट है आपके पास आता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करके आपको रिपोर्ट करना है। यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट समझते हो, जो सही है वो लिखना है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी बायसनेस। और इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, मतलब कई तरह के थ्रेड्स आ सकते हैं। अभी आपका एक मेजर क्लाइंट है, समझो आप उसके ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ लिखते हो गलत, मतलब गलत मतलब क्या है, मतलब आप नेगेटिव ओपिनियन या कुछ भी जो उन्होंने फॉलो नहीं किया है, वो आप फॉलो नहीं किया है वो लिखते हो रिपोर्ट। जैसे ही रिपोर्ट जाएगा बोले, आपको पता है हमारी वजह से कितने क्लाइंट आए थे, हमारा ग्रुप चला गया तो पूरा ग्रुप चला जाएगा। तो ये वन ऑफ द थ्रेट हुआ। एक काम करो, ये लाइन थोड़ी चेंज कर दो, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिख दो, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, हमें भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। ये ऐसे आप हार्श वर्ड में लिख रहे हो या नेगेटिव लिख रहे हो, उसको हटा दो। और आपने हटाया मतलब योर जजमेंट इज बायस बाय द पर्सन हु अपॉइंटेड यू। और आप क्यों बायस हो गए, फीस चले जाएगी, अरे क्या फर्क पड़ता है,
वो पड़ता है फर्क ऑब्वियसली, बट अल्टीमेटली you cannot be, you can say, give an opinion on the biasness of the other person who might hire you. Okay, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं दे सकते. इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी आ जाए, मेरा ओपिनियन यही रहने वाला, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का भी आप ऑडिट क्यों ना करो. और उसको भी पता है रिलेटिव का ऑडिट करोगे तो ऐसे नहीं करोगे आप. इसीलिए तो कंपनीज एक्ट में मना कर दिया है, रिलेटेड पार्टी का ऑडिट कर ही नहीं सकते, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे. तो वैसे तो ऑडिट का जो कंपनी ऑडिट का टॉपिक था वो ऑडिट से हटा दिया, वो लॉ में शिफ्ट कर दिया है. मतलब लॉ में भी था, दोनों जगह पे था, तो उन्होंने क्या किया लॉ में. तो लॉ में हम देखेंगे कि कंपनी ऑडिट में डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन क्यों दिया है, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट, कि आपका जो जजमेंट है, आपका जो ओपिनियन है, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट. तो ये बहुत ही टू इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, एक इंटीग्रिटी, एंड दैट इंटीग्रिटी इज बैक्ड बाय इंडिपेंडेंट. रादर बेसिक प्रिंसिपल है ऑडिटर का, इंटीग्रिटी प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ये क्या वर्ड कहां से आया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. मतलब प्रोफेशनली आपको वर्क करना है, पूरा एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का टॉपिक भी आएगा. एज आई सेड वो पहले फर्स्ट चैप्टर में आता था, वो शिफ्ट कर दिया एथिक्स के टॉपिक में. इसलिए यहाँ पे वर्ड भी अगर आप देखोगे, सब्जेक्ट का नाम भी चेंज कर दिया, ऑडिट एंड एथिक्स. मतलब ऑडिट तो करना ही करना है, बट एथिकल ऑडिट करना है, और उसमें क्या एथिक्स फॉलो करोगे वो भी आपको सिखाया जाएगा इन कोड ऑफ एथिक्स. और यहाँ पे एक्चुअली इंटर में अभी भी नहीं लिया, कोड ऑफ एथिक्स आते हैं. कोड ऑफ एथिक्स स्टैंडर्ड्स तो अलग है, एथिक्स अलग है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स. ये प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा एक चैप्टर आएगा सीए फाइनल ऑडिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी. उसमें से केस स्टडी भी आते हैं. फाइनल लेवल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स. अब ये प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, देयर इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. एज आई सेड, ये जो आईसीआई है दैट इज मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, दैट इज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो एक्ट बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जिसमें शेड्यूल दिए गए हैं, जैसे रिस्पेक्टिव आपका कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट. और उस शेड्यूल में आपको बताया गया है व्हाट यू आर सपोज टू डू, रादर व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू. हाँ, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते. कहीं देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे ऑडिट के साथ रिटर्न फ्री, हाउ चीप इट इज. ओके, यू आर प्रोफेशनल ऑडिटर, सीए हो, सीए और ऑडिट करो, मतलब एडवर्टाइज करोगे, आपको एड की जरूरत ही नहीं है. ओके, कांट अपने आप अपने ऑडिटर को ढूंढ लेंगे. मतलब अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, मतलब नो, कहीं पे आपने देखी, प्रैक्टिकली कहीं पे देखी, बोलो सीए एडवर्टाइज कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इनएथिकल है, इंस्टीट्यूट को पता चलेगा, ओके, तो वो इसकी डिग्री कैंसिल कर देंगे, या उसको प्रैक्टिस से मतलब मेंबरशिप से कैंसिल कर देंगे 3 साल के लिए, 2 साल के लिए. ऐसा होता है. अगर आप ऐसा मार्केटिंग करोगे, थोड़ी मार्केटिंग करने की चीज है, यू आर अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आईसीआई ने आपका डिग्री मतलब आपका लेवल उस हिसाब से सेट किया है, यू नीड नॉट टू एडवर्टाइज. फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का होर्डिंग भी नहीं होगा, यू कैन नॉट हैव. अगर ऑफिस भी होगी ना, ऑफिस तो छोड़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी वेबसाइट बनाएगा ना, तो वेबसाइट में भी क्या क्या लगाना है क्या नहीं है वो भी इंस्टीट्यूट बताएगा. ओके, आपके ऑफिस के बाहर जो बोर्ड है, नेम प्लेट, वो भी कितने साइज की है वो भी बता दे. मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब आप ऐसे सीईओ ऑफिस करो, बैनर कर दोगे, बैनर कर रहे हो, कितना चीप है वो, है मार्केटिंग कर रहे हो आप, दे कंसिडर चीप थिंग. ओके, ये मतलब आप डिग्रेड कर रहे हो इंस्टीट्यूट का लेवल को, डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसको आप डाउन कर रहे हो मार्केटिंग करके. और सोचो अलाउ कर दिया, क्या हालत होगी. नहीं, सही में प्रैक्टिकली सोचो, ऑडिट कर देंगे 1000 रुपीज में, उसके साथ पैन कार्ड फ्री, रिटर्न फ्री, मतलब क्या लेवल हो जाएगा. 2 ऑडिट के साथ 1 ऑडिट फ्री हो गया. सो यू कैन नॉट, और ऐसी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको दिए.
और जब कोई बिजनेस करता है ना तो ऐसा होता है ना, नॉर्मली आप एजेंट रखते हो फिर उसको कमीशन देते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा भी नहीं कर सकते। बोलो अब आप किसी अकाउंटेंट को बोलो कितने अकाउंट है तेरे पास, बोले मेरे पास 500 है, चल कमीशन तेरा 10% दे दे मुझे 500 अकाउंट्स, ऑडिट में करूंगा। ये किया ना आपने और पता चला इंस्टीट्यूट को, मेंबरशिप कैंसिल। ऐसे कमीशन मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर ऐसे कमीशनिंग एजेंट के तौर पे करोगे तो आपकी डिग्निटी की क्या हुआ, मतलब ऐसे आप नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशनिंग, फिर आप क्लाइंट को बोलोगे अभी देखिए इतनी क्वेरी है, कितनी क्वेरी निकाली है, ओके एक काम करो पर क्वेरी 10,000, ये 10 क्वेरीज है 1 लाख दे दो, मैं नहीं लिखूंगा। ऐसे नहीं कर सकते। मतलब ये सब आपको बताया गया है कि क्या क्या आप नहीं कर सकते। आप करोगे तो यू विल बी अंडर ए डीडीटी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और आपका मेंबरशिप कैंसिल हो सकता है परमानेंटली 3 इयर्स के लिए। फिर इसकी पनिशमेंट आती है एंड ऑल दिस थिंग्स पेनल्टी के साथ। और हर बार अगर आप सर्च करोगे ना, प्रैक्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट लिस्ट निकालती है और फिर मार्केटिंग अलग से वो करेंगे, आप तो नहीं कर सकते बट वो करेंगे, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप हमने कैंसिल कर दिया। तो गए काम से। 3 साल के लिए भी कैंसिल कर दिया ना, बोले 4th ईयर से तो हम कर सकते हैं ना, कर सकते। कौन आएगा आपके पास, एक बार ब्लैक लिस्ट में नाम आपका आ गया, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 इयर्स के लिए बैन कर दिया है, फिर तो उसकी प्रैक्टिस गई काम से। तो ये कोड ऑफ एथिक्स हैं जो आप फाइनल लेवल पे लर्न करोगे। और उसमें वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल क्या बताया गया है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंटनेस। आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया है एसए 200 उसी में फॉलो करना है, और जो भी इंडिपेंडेंटली योर जजमेंट, योर डिसीजन, योर ओपिनियन शुड नॉट बी बायस्ड बाय एनी पर्सन, बाय एनी मीन्स। बोले कि ऑडिट नहीं करवाना है तो मत करना, मुझे भी आप जैसे लोगों का ऑडिट नहीं करना है जो अनएथिकल है। सिंपल, एथिकल प्रैक्टिस करो। और ऐसा कौन बोलता है एथिकल प्रैक्टिस को क्लाइंट नहीं मिलते, मिलेंगे, क्लाइंट भी एथिकल होते। The auditor who is in a position of trust must have the basic human qualities, क्योंकि आप पे ट्रस्ट करते हैं लोग। आप कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करके दोगे, लैक्स ऑफ शेयर होल्डर आप पे ट्रस्ट करते हैं, हाउ यू कैन ब्रेक दोस ट्रस्ट, ऑब्वियसली। तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, वो कहीं पे जाके चेक नहीं कर सकते, बट उन्होंने अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर ने आपको अपॉइंट किया है वो ड्यूटी फुलफिल करने के लिए। So that is your duty to work in a transparent manner, कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कोई भी पर्सन हो, कोई भी मतलब कंपनी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ओपिनियन जो है वो किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी से चेंज होने वाला नहीं है। जो गलत है वो मैं गलत लिखूंगा, जो सही है वो मैं सही लिखूंगा, सिंपल थिंग। नो डाउट कई सारे लोग एथिकल प्रैक्टिस मतलब अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, but if you follow the ethical practice it may happen initially you find it difficult thing, okay, but फिर भी आपको ऐसे क्लाइंट मिल जाएंगे जो सही में एथिकल फॉलो करते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस करते भी हैं, ओके। यू नेवर नो द consequences ऑफ दैट अनएथिकल थिंग्स। और फिर अगर अनएथिकल थिंग्स में आ भी गए, मान लीजिए लिस्टेड कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनी में तो मतलब इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, ओके, उसमें क्या होगा, फिर आपका ऑडिट भी चेक किया जाएगा, और अगर आपने उसमें सही से ऑडिट नहीं किया है तो वहां पे भी पेनलाइज हो सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी में हुआ तो फिर अगेन गवर्नमेंट भी आपके एक्शन लेगी, इंस्टीट्यूट भी आपके एक्शन लेंगे, ठीक है। सो इट्स मोर बेटर यू गो फॉर एथिकल थिंग्स ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल रिक्वायर्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अभी ये सब समझने के लिए आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसीलिए तो आर्टिकलशिप है, जहां पे आप प्रैक्टिकली ओके बिफोर यू गो। अभी देखिए आपको क्यों पहले करते हैं मतलब ट्रेनिंग, अभी अलग अलग कोई भी प्रोफेशन देख लो, ट्रेनिंग तो होगी ही होगी। अभी डॉक्टर्स में पहले नहीं कर सकते, चलो डॉक्टर बनने से पहले ट्राई कर दो, इसलिए उसमें क्या होता है पहले डॉक्टर बन जाओ फिर जाके इंटर्नशिप करो, ओके। तो डॉक्टर में अलग लेवल होता है, क्योंकि इंटर्नशिप डॉक्टर बनने के बाद ही अलाउ होती है। अगर वो इंटर्न्स हैं और अभी डॉक्टर ही मतलब डॉक्टर बने नहीं है फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे ट्राई नहीं हो सकता, ओके। वहां पे लर्न आप डॉक्टर बनने के बाद ही करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यू बिफोर यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले ही आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, ओके।
अंडर अ गाइडेंस ऑफ दैट सीए। ओके, जिससे क्या होगा, एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल गई, रही बात प्रोफेशनल लो सब सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपको स्टडी में आ जाएंगे। तो यूल बी हैविंग द नॉलेज ऑफ थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो आपको जो प्रोफेशनल वन से बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, उससे पहले जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट करनी है, जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है वो भी कंप्लीट करना है, देन यू विल बी एबल टू साइन। He is called upon constantly to critically review financial statement and obviously useless for him to attempt the task unless his knowledge is that of expert। अगर आपने कहीं पे प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा तो लेवल ऑफ द नॉलेज तीनों लेवल पे आता है। ओके, फाउंडेशन, बेसिक, इंटरमीडिएट, वर्किंग, फाइनल, एक्सपर्ट। फाउंडेशन जब आप करते हो तब आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं बेसिक नॉलेज। ओके, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स, इकोनॉमिक्स, एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है। फिर जब आप इंटरमीडिएट में आते हो तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वर्किंग नॉलेज, मॉडरेट लेवल ऑफ नॉलेज। तो यहां पे आपको फाउंडेशन से अपग्रेडेड लेवल में पूछेंगे, बट इतना भी अपग्रेडेड नहीं होगा फाइनल जितना। यहाँ पे क्या होगा, इंटर लेवल पे मॉडरेट लेवल होगा, बट जब आप फाइनल में आओगे, क्यों परसेंटेज डाउन डाउन डाउन, परसेंटेज भी देख लो। फाउंडेशन में रिजल्ट आता है 30%, 35%, 25%, इंटर में आता है अराउंड 20, और फाइनल में जाओगे 10%, 12%, मे बी लेस देन 10 और इवन। ओके, क्यों, वहां पे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एक्सपर्ट नॉलेज। ये ऑडिट जो भी आप इंटर लेवल पे कर रहे हो ना, ओके, और यहां पे जो लैंग्वेज लिख रहे हो, अगर सेम लैंग्वेज आप फाइनल में लिखोगे, यहां पे शायद पास भी हो जाओ, फाइनल में पास नहीं हो, वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे तो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होगी। यहां पे आपके 60-70 आ गए तो फाइनल में डेफिनेटली पास हो सकते हो, तो यहाँ पे पासिंग भी आ रहे हैं तो फाइनल में आपको अपना नॉलेज जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, बिकॉज दे एक्सपेक्ट एक्सपर्ट नॉलेज फ्रॉम यू इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और लो अभी भी चला गया है, फाइनल में चला गया मतलब क्या है, बट वो सेल्फ फेज मॉड्यूल में चला गया। अभी सेल्फ फेज मॉड्यूल मतलब वो कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं उसमें फेल होगे तो आपका ग्रुप निकल नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी अटेम्प्ट दे सकते हो, कितनी भी अटेम्प्ट दे सकते हो। सेल्फ फेज मॉड्यूल में क्या है, एग्जाम आएगी, दे देना है, एमसीक्यू है, 100%, सिर्फ नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट का। यहां पे ऑडिट जो है वो मेन सब्जेक्ट में आएगा आपका, और जब आप ऑडिट करो मतलब वहां पे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी चाहिए, लैंग्वेज भी देंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे देते हो सब देखेंगे, केस स्टडीज का आंसर कैसे देते हो, एवरीथिंग इज चेक्ड। He is called upon constantly to review financial statement and is obviously usually for his attempt unless his knowledge is that of expert. Exhaustive knowledge of accounting in all branches is the sine qua non of practice of auditing. मतलब आपको अकाउंटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए along with the subject of audit, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट किसका कर रहे हो, अकाउंट का। और हमने ये भी देखा था किसका रिलेशनशिप दूसरे फील्ड के साथ क्या क्या है, आगे देख रहे हैं। तो ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, टेक्निक, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज एज एन ऑडिटर यू मस्ट हैव इट। ओके, समझ में आया क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, डेवलप कर लेना, सी बन जाओ तब तक। ओके, सारी क्वालिटीज अपने अंदर ले लेना। चलो एक केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी नंबर 2। 1 तो कर लिया था हमने, केस स्टडी नंबर 2। इसके बाद हम ट्रू फॉल्स भी करेंगे चैप्टर वाइज। ओके, मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। द प्लांट ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली स्टार्टेड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। चलो, आपने नई बिजनेस, नई कंपनी शुरू की है और बैंक से फंड लिया है और प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। Further, company is also utilizing working capital credit facility from the same bank for meeting its day-to-day working requirement, like purchase of raw material, labor payment। मतलब आपकी जो टर्म लोन है वही बैंक से है, सेम वे वर्किंग कैपिटल फंड जो है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, वो भी आपने उसी बैंक से लिया हुआ है। However, just within 6 months of its operation, management feels that working funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company। कंपनी को बहुत ही लिक्विडिटी प्रॉब्लम इश्यूज आ रहा है। द मैनेजमेंट हैज अप्रोच इट्स बैंकर एंड रिक्वेस्टेड फॉर एनहेंसमेंट इन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। बोले वर्किंग कैपिटल कैपेसिटी को बढ़ा दो, मान लीजिए 1 करोड़ है, बोले 2 करोड़ कर दो, 5 करोड़ कर दो, ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं।
The bank is insisting upon financial statement of company half year along with report providing assurance in this respect duly signed by chartered accountant as an audit is far away. उन्होंने क्या बोला, अभी कंपनी शुरू हुई है, ऑडिट क्या है, ऑडिट तो ईयर खत्म होने के बाद होगा। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, 6 मंथ्स का आपका अकाउंट हुआ है, ये सर्टिफाइड करवा के लाओ, क्योंकि अभी ऑडिट खत्म होने में तो टाइम है। तो अभी आपने 6 मंथ्स कंपनी चलाई, वो 6 मंथ्स का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटर से सर्टिफाई करवा के लेके आओ। इट ऑल्सो रिक्वायर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमिंग ईयर। ये क्या बात हो रही है पता है, तो एक तो करंट ईयर, अभी ऑडिट नहीं है, ये ऑडिट की बात हो ही नहीं रही, ये रिव्यू और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। विथ रिपोर्ट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्शन, उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर का भी प्रोजेक्शन लेके आओ, तब जाके हम आपको सीसी या वर्किंग कैपिटल लिमिट को एनहेंस कर देंगे। द मैनेजमेंट अप्रोच सीएपी who qualified recently started practice. Report providing assurance half yearly result, project FS short from CAP management provide necessary information, record him in this regard. तो P ने सब प्रोवाइड कर दिया। Assume in वो case company only provide trial balance, financial statement in draft preliminary form along with record of 5 year to P and request him to provide duly signed statement, mutually agreed professional fees. आप ऐसे कैसे सर्टिफाई कर सकते हो? ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हाँ रिकॉर्ड्स दिया है, एविडेंस दिया है तो आप कर सकते हो। बट यहां पे क्वेश्चन क्या है, अभी पहले ये क्वेश्चन समझ में आया, अभी एमसीक्यू क्या क्या पूछे एक बार वो भी पढ़ लेते हैं, बाद में हम आंसर देंगे। सबसे पहले, मैनेजमेंट हैज एंगेज सीएपी टू इश्यू ड्यूली साइंड रिपोर्ट ऑन हाफ ईयर, विच वन इज द फॉलोइंग। एक बात ये बताओ, ये रिव्यू भी नहीं होगा, क्यों? रिव्यू किसका होता है? ऑडिट और रिव्यू किसका होता है बोलो? ऑडिट और रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री तो ही नहीं, ईयर तो खत्म ही नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये होगा क्या? देखिए हमारे पास 4 तरह के स्टैंडर्ड्स। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? अभी ये पूरा स्टैंडर्ड को लेके क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा लग रहा है, फर्स्ट से तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कितने टाइप के स्टैंडर्ड है? एसएस। एसएस कब यूज करोगे आप? ऑडिट में। एसआरई, एसआरई कब यूज करोगे? रिव्यू होगा तो। ये दोनों के दोनों क्या है? हिस्टोरिकल, वो तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन, और अभी हाफ ईयर की बात हो रही है। प्रोजेक्शन होगा तो उसमें हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे एश्योरेंस वाले, और इस 3 के अलावा कुछ भी है वो सब किस में आएगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। यहां पे 4 तो रिव्यू तो है ही नहीं, ऑडिट भी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, अभी करंट 6 मंथ्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन दिस सिचुएशन? सीएपी कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस, however issue of report in this case is outside scope of work. Hey, how you can assist in preparation of financial statement? CAP can assist management in preparation of FS and he can issue audit report. Audit report तो issue नहीं कर सकते यहां पे। दूसरी बात, however issue of report in this case is outside scope of this work, ये भी गलत है। CAP can assist in preparation and he can issue compilation report, ये क्या है? होल्ड करते हैं। The responsibility of preparation is company's management. CAP cannot assist management in preparation, however he can issue review report. Review report भी आप इश्यू नहीं कर सकते। See, you can, आप मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो क्या हो जाएगी? ऑडिट नहीं कहलाएगा, वो हो जाएगी रिलेटेड सर्विस। आप कुछ भी सर्टिफिकेशन करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प करते हो, ओके, आप उसको उसका केस रिप्रेजेंट करते हो, ये सब कहां पे आता है? रिलेटेड सर्विसेज में। तो ये प्योरली कहां पे चला जाएगा? रिलेटेड सर्विसेज में, और आप इसका कंपाइलेशन रिपोर्ट इश्यू कर सकते हो। नेक्स्ट, इन वो केस सिनारियो, इश्यूएंस ऑफ साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हाफ ईयर एज डिस्कस इन लास्ट पैरा ऑफ केस स्टडी, आइडेंटिफाई मोस्ट अप्रोप्रिएट। एसक्यूसी इज नॉट एप्लीकेबल। एक बात समझ लो, चारों में से कोई भी स्टैंडर्ड हो, एसक्यूसी तो एप्लीकेबल है ही।
SQC1 is not applicable, cannot issue review report. Applicable, yes. ये तीनों में नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल लिखा है, तो सही तो सिर्फ सी ही, क्योंकि लॉजिकली समझो SQC चारों में आएगा, चाहे आप ऑडिट करो, रिव्यू करो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, या फिर आप अदर रिलेटेड सर्विसेज पे फोकस करो, सभी के स्टैंडर्ड्स हैं और सभी के स्टैंडर्ड पे क्वालिटी कंट्रोल तो आपको मेंटेन करना ही करना है। तो SQC जो है वो चारों में एप्लीकेबल, तो मैंने पहले ही बताया था। द बैंकर हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कमिंग ईयर along with a report regarding this projection। अभी देखिए यहां तक जो बात हो रही थी ना वो 6 मंथ की बात हो रही थी, तो रिलेटेड है जहां पे अकाउंट कर रहे हो। जब आपको प्रोजेक्शन पूछेंगे, प्रोजेक्शन में आपका क्या आने वाला है, प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऊपर देख लो, रिव्यू नहीं आएगा, नो स्टैंडर्ड तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड आएगा। रिलेटेड जो है वो भी नहीं आएगा, यहां पे आएगा स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस। मतलब ये पूरा केस स्टडी किस पे पता है, वो जो चारों स्टैंडर्ड है वो किसको एप्लीकेबल है, कहां पे, चारों स्टैंडर्ड कहां पे एप्लीकेबल। ये तो ठीक है, इसमें ऑडिट और रिव्यू मिक्स नहीं किया ये केस स्टडी में, वरना वो भी कर सकते हैं कि ऑडिट भी कर रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं और फिर हेल्प कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स, राइट। अलग अलग क्लाइंट का, दो क्लाइंट का ऐसा देखिए मिक्स भी कर सकते हैं। तो जब ऑडिट में होगा तो ऐसे आएंगे, रिव्यू में SRE आएंगे, ओके, प्रोजेक्टेड में एश्योरेंस एंगेजमेंट आ जाएगा, और बाकी इन तीनों के अलावा जो भी सर्विसेज है वो सब रिलेटेड सर्विसेज में आ जाएंगे, और चारों के ऊपर SQC तो है ही। Support CAP also accept work of issuing projected financial statement report to be signed by him. Management projected turnover of 100 crore next year, 150 crore, 200 crore, as compared to present turnover 25 in half year. Identify most appropriate. अब देखिए मैनेजमेंट में आपको प्रोजेक्शन दिया है कि अभी हमारा 6 महीने का टर्नओवर 25 करोड़ है, 25 करोड़, तो नेक्स्ट ईयर में 100, 150, 200 ऐसा एवरी ईयर 50-50 करोड़ इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे एज a CA? CAP has to certify regarding accuracy, arithmetic accuracy. CA has to certify regarding reasonableness of assumption, arithmetical accuracy along with proper presentation to banker, reasonableness of assumption, consistency, disclosure, presentation। एक बात ये समझ लो, हम सिर्फ arithmetical कैलकुलेशन करने के लिए नहीं, दूसरा सिर्फ एजम्पशन पे फोकस भी नहीं करना है, ओके, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो है ही नहीं, ओके, हमें फोकस करना है एजम्पशन अलोंग विथ, आप बोल रहे हो प्रोजेक्टेड टर्नओवर ये, क्या वो सही है, क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो एक्चुअल्स के साथ बराबर है, डिस्क्लोजर देना है, प्रेजेंटेशन देना है। तो अप्रोप्रिएट फॉर CA विल बी, एजम्पशन को तो चेक करना ही करना है, बट उसका फ्यूचर में कंसिस्टेंसी कितना है वो भी मैच करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करना है, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर भी प्रोवाइड करना है। आर यू गेटिंग दिस? तो आंसर होगा C, 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 D, D। 10 मार्क्स सिक्योर। केस स्टडी में ऐसा होगा, बट आपको जो एग्जाम में केस स्टडी पूछेंगे वो इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। ये इजी क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज बना रहे हैं, और ये दोनों केस स्टडी मॉड्यूल में दिए थे। अभी चैप्टर वाइज जो मैं केस स्टडी लेने वाला हूं उसमें क्या होगा, जो मॉड्यूल के आपके केस स्टडी है वो लूंगा, ओके, क्योंकि RTP, MTP, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, वो सारे केस स्टडी बेस्ड MCQ अगर मैं लेने जाऊंगा चैप्टर वाइज तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे क्या 2-3 चैप्टर का मिक्स ही पूछते ज्यादातर, ओके। तो वहां पे क्या ओरल ऑडिट या ओरल आपने कई सारे चैप्टर कर लिए, उसके बाद हम कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक केस स्टडी बेस्ड MCQ जो है वो मैं डिफरेंट दूंगा आपको, ओके, ओके। तो एक अलग से बुकलेट आ जाएगी जिसमें इंडिविजुअल केस स्टडीज और मतलब इंडिविजुअल MCQs चैप्टर वाइज होंगे, बट केस स्टडी बेस्ड MCQ होंगे वो पूरा होगा, और वो केस स्टडी बेस्ड MCQ हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, वंस वी फिनिश अप दी ऑडिट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर लें प्रैक्टिस, तो आपको ये पता चल गया केस स्टडी बेस्ड MCQ में होता क्या है। बट फाइनली हम क्या करेंगे आगे, जब पूरा आपका ऑडिट खत्म हो जाएगा तो विल हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ दिस केस स्टडी बेस्ड।
ओके, मोर देन 50 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू तो होने वाले हैं, वो फॉर श्योर है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं वंस वी फिनिश अप द ऑडिट। ओके, बट हाँ, ट्रू फॉल्स जो है वो हम चैप्टर वाइज मैंने कवर अप किया हुआ है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में ऐसा मिक्सचर बहुत ज्यादा नहीं होता है, और ट्रू फॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो उसमें आप आंसर कैसे दोगे वो हमें भी ट्रू फॉल्स में चैप्टर वाइज जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो चलो ओपन नेक्स्ट टॉपिक, ट्रू फॉल्स। करेक्ट, इनकरेक्ट और ट्रू फॉल्स। पहले तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर में ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, इसलिए पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं ट्रू फॉल्स में आंसर कैसे देना है, एंड दैट इज रियली वेरी क्रूशियल। एग्जिस्टिंग सिलेबस में अब तक क्वेश्चन नंबर 1 7 आउट ऑफ 8 ऐसे करके आपको ट्रू फॉल्स पूछते थे 14 मार्क्स में। आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू सिलेबस में भी वो कंटिन्यू रहेगा, कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बराबर है, बट फिलहाल तो हम ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूएशन में ही होगा, क्योंकि अब तक जब से सिलेबस चेंज हुआ है ओल्ड का भी, तब से वही कंटिन्यू है। कोई भी पेपर में ऐसा स्किप नहीं हुआ है कि क्वेश्चन 1 कंपल्सरी ऑलवेज ट्रू फॉल्स। मतलब समझ लो 30 मार्क्स तो एमसीक्यू में चले गए, और ये 14, मतलब आपका ऑडिट का पेपर 44 मार्क्स का तो प्योरली आपके कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, जिसमें आपको नो डाउट एमसीक्यू में तो अंडरस्टैंडिंग ही रिक्वायर्ड है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ थोड़ा आपको रिटन प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है, बट जब क्वेश्चन आएंगे तो वो प्योरली लैंग्वेज के ऊपर होगी। कई बार ट्रू फॉल्स में अगर कई स्टूडेंट पेपर मंगवाते बोलते ट्रू फॉल्स में बहुत मार्क्स कट करते, सर पता नहीं चलता क्यों ऐसा करते। मतलब मैंने सब कुछ सही किया है, जो ट्रू था ट्रू बताया है या करेक्ट बताया है, या फॉल्स फॉल्स बताया है, इनकरेक्ट बताया है, ठीक है, बट फिर भी मार्क्स नहीं मिलते। आउट ऑफ 2 देते 0.5 1 0.5 1 1.5, तू तो कभी देखा ही नहीं कि दिया हो, तो कैसे देंगे। पहले एक बात समझ लो, आपको जो भी पूछे करेक्ट इनकरेक्ट, और एक और बात, कई सारे स्टूडेंट को यह भी हैबिट होती है कि वो पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से वो स्टेटमेंट दोहराने की जरूरत नहीं है, डोंट टाइम पास मच, सीधे सीधे आंसर दो। और ट्रू फॉल्स में यहाँ पे 1 2 3 4 है। एक और बात, पेपर जब मैं चेक करता हूं मुझे भी ये डिफिकल्टी होती है, चेकर को भी हो सकती है। ट्रू फॉल्स में आपको पूछ रहे हैं 7 आउट ऑफ 8, तो आप 8 लिख दो, ऐसा मत करो कि कोई भी 7 आप सिलेक्ट करो और फिर ट्रू फॉल्स लिखो, क्योंकि चेक तो पूरे ही करने हैं, चेक तो पूरे ही करने हैं। ओके, जितना बन पाए क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर वाइज जाओ। कई बार स्टूडेंट क्या पहले एमसीक्यू लिखा 3, फिर लिखा 4, फिर लिखा 8, फिर लिखा 1। मतलब मुझे इटसेल्फ चेक करने में बहुत इरिटेशन हुआ कि क्या है ये, थोड़ी क्वेश्चन है कि आप ऐसे ऐसे ही लिख रहे हो। मतलब आई फील इरिटेटेड कि ये क्या है वो, मतलब अभी मुझे सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करना है, क्योंकि लॉजिकली समझो, ट्रू फॉल्स में एक तो करेक्ट इनकरेक्ट का जो भी मार्क्स होता है वो सिर्फ हाफ होता है, मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स रीजनिंग के होते हैं। सिर्फ आपने करेक्ट लिख दिया या इनकरेक्ट लिख दिया उससे काम नहीं चलेगा, पहले वो तो सही होना चाहिए। कई चेकर तो क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे आपने लिखा करेक्ट और यहां पे आंसर में इनकरेक्ट, तो ये तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो ये तो 0 ही हो गया। बट मान लीजिए करेक्ट है और आपने करेक्ट लिखा है, तो रीजनिंग पे फोकस होगा। अभी रीजनिंग आपने सही से नहीं किया तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। मेजोरिटी एग्जाम में हमने देखा है जब करेक्ट होता है ना तो स्टूडेंट क्या करते हैं, करेक्ट, फिर वही जो क्वेश्चन दो रहा है ना, तो वही तो करेक्ट है, कॉपी कर दो, नहीं मार्क्स मिलेंगे उससे। करेक्ट है, आपको कोई स्टेटमेंट दिया कि ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू गिव द रीजनेबल एश्योरेंस, ओके, तो आप लिखो हाँ
करेक्ट है, रीजनेबल एश्योरेंस है, बस बात हो गई खत्म। तो कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात है, जब तक आप ऑब्जेक्टिव पूरा लिखोगे ही नहीं, विल बी एबल टू स्कोर। तो सर क्या ट्रू फॉल्स में मुझे पूरा ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ? ऑब्वियसली यस। 2 मार्क्स किसके? आपके। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आप ऑब्जेक्टिव लिखे बिना आपको यहीं पे मैंने इसलिए आंसर दिए। और यहाँ पे आंसर देखना, हर एक आंसर में 2-2 पॉइंट होगी, और ये 2-2 पॉइंट यहाँ पे 2-2 लाइन लग रहे हैं। आप लिखना, आपको पता चलेगा 3-4 लाइन होगी, 1-1, 2-2 लाइन, मतलब पूरा पैराग्राफ हो गया लिखने का। आप रीजनिंग अच्छे से लिखते ही नहीं हो, हाउ दे विल बी एबल टू गिव द मार्क्स? रीजनिंग ही नहीं होती है, मतलब रीजनिंग इतनी वाहियात होती है, मतलब मैंने चेक किया हुआ है, ऑडिट इतना खराब होता है, मतलब ट्रू फॉल्स का जेन्युइन रीजन तो मिलता ही नहीं है। हाउ दी, और वहां पे तो टेक्निकल वर्ड हाईलाइटेड होता है, अगर ये वर्ड लिखा है तो मार्क्स देना ही नहीं। इसीलिए होता क्या है, आउट ऑफ 14 मेजॉरिटी स्टूडेंट विल बी एबल टू सिक्योर 7 to 8 मार्क्स, या मैक्सिमम 10 प्लस जाना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। और वो क्यों डिफिकल्ट है? रीजनिंग नहीं है प्रॉपर। आई चैलेंज यू, आई बैट यू, अगर यहाँ पे इनकरेक्ट मैं आपको दे रहा हूं, मोर देन, आपके मॉडल में देखना 3 ट्रू फॉल्स दिए हैं, कितने? 3, चैप्टर 1। यहाँ पे कितने दिए? मोर देन 20। एमटीपी, आरटीपी, कहीं से भी कुछ भी, जहां भी जो मिला सब लिया। अब इतने ट्रू फॉल्स आए ना, आई चैलेंज यू एंड आई बैट यू, रिपीट ही होगे आपके पेपर में। जो ट्रू फॉल्स होगे वो आपने एक बार तो किया ही होगा, 100% 100% बराबर। तो एक बार किया है, रीजन भी यहाँ पे लिखा है और रीजन भी पता है, तो यही रीजन लिखने में प्रॉब्लम क्या है आपको? और फिर लिखेगा 14 out of 14 आ सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या होता है ऑडिट में, अगर आप देखोगे ना एमसीक्यू में हार्डली, तो एक तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसकी वजह से एमसीक्यू में कितना 15 to 20 के बीच में आ जाते हैं, वहां पे भी स्कोर करना है। ये 44 मार्क्स आपके ऑडिट के इतने इंपॉर्टेंट है, पास तो फॉर श्योर करवा देंगे, क्योंकि आपने 100% ऑडिट किया है, थोरोली कंसेप्चुअल क्लियर है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, केस स्टडी बेस मैंने आपको जितना केस स्टडी बेस दिया सब कर लिया है आराम से। 20+ आई गारंटी यू, एमसीक्यू में 20+, और अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो 25+ भी आ सकते, और यहां पे 14 में भी आई गारंटी यू 10+ तो आएंगे। सोचो 30+ तो यहीं पे हो गया, फेल होने की तो कोई पॉसिबिलिटी लगी नहीं रही दूर दूर तक, और फिर आप 56 में से इतना भी सिक्योर नहीं कर सकते क्या? समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये 2 टॉपिक? बट उसके लिए आपको थोरो ऑडिट, थोरो ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू सब करना है, और ये सब कर लोगे ना, आई गारंटी यू 20+ इन एमसीक्यू एंड या ओवर हियर ट्रू फॉल्स में 10+ आराम से आएंगे, 30+ तो हो ही जाएंगे, और 56 में भी आप हाफ तो ले ही सकते हैं आराम से, मतलब 56 में से भी आप 30 तो स्कोर कर ही सकते हो, इतना तो हो ही जाएगा। तो आराम से आप कुछ भी करके 60+ जाओगे ऑडिट में, और थियरी में 60+ करना या 70+ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं कि चलो 90+ स्कोर करो, वो भी होता है ऑडिट में, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, आप जितना थियरी है वो टेक्निकल टर्म्स के साथ लिखोगे ना, पूरे मार्क्स देने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एज इट इज कॉपी करना है, कि भी मटेरियल में जो भी लिखा है कॉपी एज इट इज आना चाहिए, आई डोंट मीन टू से दैट वे, बट लैंग्वेज उसकी आएगी, जो भी कंटेंट है वो आ जाएगा, तो वहां पे 56 जो बाकी बचे उसमें से भी आराम से आप सिक्योर कर सकते हो 30+। तो जब दोनों में 30+ हो जाएगा आराम से। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट में रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये भी समझ लेना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मुझे ऑर्डर में ही चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा? बोले नहीं, पहले मुझे 8 अच्छे से आता है, मैं वो कर लेता हूँ, ये सब बाद में करना। मतलब ऐसा है कि 1 by 1 एमसीक्यू आप एक एक क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे आने वाले हो, ऐसा करने वाले हो नहीं, तो वाई यू आर नॉट फॉलोइंग ऑर्डर? एक बार तो क्या हुआ पता है, मतलब ये होता है, ये चेकर से होता है, उसको इतना टाइम नहीं होता है चेकिंग में। एक बार मुझसे भी ऐसा हो गया था, मतलब सारे ऑडिट के पेपर चेक कर रहा था, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 थे। अभी क्या किया मैंने, ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, 3 4 गलत हुआ, बोला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने ऑर्डर चेक किया, सारे ऑर्डर गलत थे। अभी मुझे नॉर्मली क्या लगा कि भाई 1 2 3 4 ही होगा, तो इट गोज ऑन,
चेकर इज बोनो, ओके, इसमें 1 ये 1 ये, और फिर लिखते भी कैसे यहाँ पे ऐसे 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 करके, मतलब ऐसे, मतलब दिखता भी नहीं अच्छे से। तो एज्यूम के ऑर्डर में, अभी सोचो उन्होंने वो चेक कर लिया ऑर्डर में नहीं है और जल्दी जल्दी में चेक कर दिया, तो गए काम से। और यहां पे ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं ऐसा बोल रहा हूं नहीं पेपर पूरा क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखो, समझ सकते हो कि आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं वो लिखिए, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, लिखना ही लिखना है। इसमें आप बाद में करके क्या करोगे, नहीं 5 6 7 बाद में कर लो, या 2 स्किप कर दिया। और कई बार तो क्या होता है, अरे भाई स्किप क्यों करते हो, मतलब ये 7 लिखने ना, एक पेपर में मैंने 4 देखे, यहां पे नेगेटिव मार्किंग है क्या, कुछ तो लिखो, करेक्ट ही लिख देते, हाफ मार्क मिल जाता, इनकरेक्ट लिख देते सही हो जाता हाफ मार्क। स्किप क्यों करते हो, और वो क्यों करते हैं पता है, बोले अभी नहीं आता है बाद में देखें, फिर बाद में आता ही नहीं, पेपर पूरा होता नहीं है, बाद में कैसे यहाँ पे आएंगे, बोले भूल गया, फिर जब देखते हैं ट्रू फॉल्स, और मैंने बाद में रखा था भूल गए। तो जब टाइम मिले ये करना, साथ में करना, सब कुछ खत्म करते और 8 का 8 आंसर दे, नो ऑप्शन। ओके, ये 8 आपको दिया है, पूरा का पूरा 8 का आंसर देके आना, और सब मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चाहिए। ओके, आप लोग सही, तो पेपर चेकर को देखना चाहिए, अभी हम उस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, नो डाउट चेक करेंगे, मेजोरिटी 90+% चेक करेंगे, बट मैंने बोला ना मुझसे ही ऐसा हुआ था, ठीक है एक बार, मतलब फिर बाद में मैंने रेक्टिफाई भी किया, बट ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर बार हर स्टूडेंट 1 2 3 पर 1 2 3 पर लिखते हैं, तो अभी फटाफट फटाफट आप चेक करते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है। यहाँ पे एज्यूम कर लोगे 1 2 3 4 ही है, या फिर मान लीजिए 1 2 3 4 तक सही है, फिर यहाँ पे वापस 7 आ गया, 6 आ गया, वहां पे गलती होती है, ये 7 कहां से आ गया बीच में, कि आप 1 2 3 4 में जा रहे हो, 4 तक सब सही है ऑर्डर में, और फिर वापस यहाँ पे 7 आ गया। मुझे तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता है कि 1 2 3 4 चल रहा था, 7 कहां से बीच में आ गया, बोले 5 6 बाद में मतलब कितना बाद में करोगे, तो ऐसा मत कर, नहीं जेन्युइनली ये प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट करते भी है, मतलब कई सारे पेपर्स मैंने चेक किए उसमें ये प्रॉब्लम आता ही है, और मैं इसलिए मतलब फिर बाद में क्या होता है, मुझे वो पेपर तब समझाना पड़ता है, इसलिए ये जब ट्रू फॉल्स शुरू कर रहे हैं ना, उससे पहले ही मैं समझा दे रहा हूं कि मुझे ये बाद में कुछ झंझट ही नहीं चाहिए, और उससे कोई लिटरली स्पीकिंग, हाँ आप क्वेश्चन का ऑर्डर कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ओके, क्वेश्चन 5 से शुरू करो, उसमें भी कैसा होता है, वहां पे भी मुझे प्रॉब्लम होता है, 5A यहां पे लिखा, 5B यहां पे लिखा, फिर पता नहीं अचानक 4 क्वेश्चन आ गया, और फिर 3 क्वेश्चन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 5CD आगे लिखते हो, ऐसा क्यों करते हो, ये तो ठीक है चेक करते हैं, वरना चेक ही नहीं करना चाहिए। लॉजिकली स्पीकिंग क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हो तो 5 के ABCD सब साथ में होने चाहिए, क्योंकि आपका पूरा पेपर देखेगा, ढूंढेगा क्या ओके सी कहां पे लिखा है, तो ABCD आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई भी क्वेश्चन के सब पॉइंट हैं ABCD, उसको एक ही जगह पे लिखना, उसको स्कैटर्ड मत करना। कई सारे स्टूडेंट को भी ये मतलब पता नहीं ये कहां से गलतफहमी आ जाती है, ठीक है, कि क्वेश्चन आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, मतलब उसका ABCD किसी भी ऑर्डर में नहीं लिख सकते, आपको पता नहीं कितना प्रॉब्लम होता है चेक करने। अभी ऐसा पेपर एक बार मैं आपसे चेक करूं ना, वो भी एक साथ 50 पेपर 100 पेपर्स, तब आपको पता चलेगा कितना प्रॉब्लम होता है, और फिर वो प्रॉब्लम जो है आपके मार्क्स पे निकलेगा लिटरली। अगर मुझे जो कन्वीनियंट लग रहा है और मुझे सही से सब कुछ मिल रहा है, सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहा है, मतलब आई डोंट मीन टू से आप क्वेश्चन 1 2 3 4 लिखो, आई डोंट मीन टू से, आपको जो भी सही क्वेश्चन लग रहा है, जो आपको 100% आता है, वो फर्स्ट लिखो, बट उसका ABCD में तो डिमार्केशन मत करो, ओके, वो तो एक जगह भी लिखो, फिर 5 के बाद आपको 3 लिखना है, 2 लिखना है, 6 लिखना है, 1 लिखना है, जो भी लिखना है, दैट इज ओके। MCQ में ऐसा होता है, एक बार एक स्टूडेंट ने क्या किया, बोले MCQ का केस स्टडी, बोले सर केस स्टडी तो स्किप कर दिया, क्यों भाई स्किप कर दिया, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, नहीं सर मैंने ऐसा किया था कि पहले मैंने सिंगल MCQ लिख दिया, फिर केस स्टडी भी इस बाद में रखा था, फिर बाद में डिस्क्रिप्टिव पूरा किया, तो भूल ही गया कि मैंने स्किप किया था। ये आप जो भी स्किप करते हो ना,
बाद के लिए, या तो वो मत करो, और या तो कर रहे हो तो याद रखो कि किया। हैव ए हैबिट कि लास्ट 5 मिनट्स हो गए, उसमें मैं अभी आपके समझो, लॉजिकली समझो, आपको एमसीक्यू हर एक पेपर में आने वाला है, प्रैक्टिकल में भी। तो यू नीड टू मेक श्योर लास्ट 5 मिनट्स या उससे भी पहले लास्ट हाफ एन आवर, ओके, लास्ट हाफ एन आवर का जो भी आपका बिल बचता है, ठीक है, मतलब 2.5 आवर्स। आप क्यों ऐसा बोल रहा हूं लास्ट हाफ एन आवर, क्योंकि 5 मिनट में अगर आपको पता भी लगा ना कि आपने स्किप कर दिया, बोले स्किप कर दिया, टेंशन। आफ्टर 2.5 आवर्स, ओके, 2 hours and half, मतलब 30 minutes, ओके, यू नीड टू चेक द एंटायर पेपर कि क्या क्या स्किप है जो मुझे हाफ एन आवर में लिखना है, और कुछ भी स्किप है वो फटाफट से पूरा करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको अच्छे से आता है, आप स्कोर कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट उसके मार्क्स आपके कट चुके, वो नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स या कोई भी क्वेश्चन, तो वहां पे आपको ठीक से ध्यान रखना है, ये कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, वो इतने क्रूशियल पॉइंट है कि एज इट इज आप, ये मैं जितना बोल रहा हूं ना, उतना जाने को पर सब्जेक्ट 5 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके, पर सब्जेक्ट, और 5 से भी ज्यादा। अगर आप इतनी छोटी सी बात का टेक केयर करोगे ना, और सब्जेक्ट 5 to 10 आराम से इंक्रीज हो जाएंगे आपके। चलो करेक्ट इनकरेक्ट के बाद, स्टेट विथ रीजन इन शॉर्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ सर, आपने बोला रीजन डिटेल में लिखना है, मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अभी इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन लिख के आओ, ठीक है। सी सिंपल लॉजिक, मैंने आपको क्या किया है, इन्होंने जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, रीजन जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, आंसर मैंने क्या किया, सिर्फ 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। एक आपको देना है करेक्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और दूसरे 2 पॉइंट देने हैं, एक रीजन का, एक कंक्लूजन, एक रीजन का, एक कंक्लूजन। और ये बुलेट करके भी आप आ सकते हो, ऐसे 2 पॉइंट में लिख के, ओके। सबसे पहले, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विथ रेफरेंस टू नेचर, साइज, फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। ऑडिट की डेफिनेशन लिखनी है यहां पे, बात तो सही है। स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि साइज, हमने ऑडिट की सबसे पहले डेफिनेशन देखो, डिफाइन द ऑडिट। क्या किया था डिफाइन द ऑडिट में? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अभी आप ऑडिट की डेफिनेशन में यही भूल गए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन लिखना क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ये पूरी डेफिनेशन ही लिख रहे हैं, देखो। irrespective of its size and legal form, when such examination is conducted with a view to express opinion thereon। पहले क्या लिखा, अभी मुझे ये बताओ, कहीं पे ट्रू फॉल्स के बारे में कुछ भी बोला? ट्रू फॉल्स जो पूछा है उसके बारे में कुछ भी बोला? मैंने आपको लो में भी मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडी के आंसर कैसे देते हैं, ऑडिट में भी मैंने आपको समझाया। अभी ट्रू फॉल्स में समझ लो, जिस टॉपिक का ट्रू फॉल्स है ना, उसका प्रोविजन पहले लिख दो। अभी ट्रू फॉल्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखना है करेक्ट इनकरेक्ट, वो पहले चाहिए मुझे। कई बार तो मुझे ट्रू फॉल्स में ये ढूंढना पड़ता है करेक्ट लिखा कहां पे, वो आसानी से मुझे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे स्टार्टिंग में ही स्टेटमेंट इज करेक्ट। और कई सारे स्टूडेंट क्या होता है पता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, इसलिए जानबूझ के कहीं पे लिखते हैं चेकर को ढूंढने को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्या आपकी वाइस सोच है, क्या फर्क पड़ता है कि आप लास्ट में लिखोगे, मतलब बी कॉर्नर में लिख दोगे, ऊपर ही लिखना है स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट्स इट। और ये ऑर्डर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्डर से आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी 1 2 3 4, और चेकर को भी प्रॉब्लम नहीं, ओके। वरना ऑर्डर डिफरेंट करोगे ना तो आपको ये सोचना पड़ेगा ये कौन सा वाला क्वेश्चन, फिर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 1 फिर पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे जो यहां पे स्टेटमेंट, क्यों रिपीट करते हो? नहीं रिपीट करना है, मतलब द बेसिक ऑब्जेक्टिव डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू साइज ऑफ एंटिटी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसा क्यों करते हो? इट्स नॉट एट ऑल इररिलेवेंट है, क्वेश्चन को रिपीट करना इररिलेवेंट है, मत करो, सीधे लिखो आंसर, पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर क्या लिखो, ये किसका टॉपिक है?
उसका टॉपिक आप 2-3 लाइन में समझा। बोले डेफिनेशन ऑफ इट, डेफिनेशन लिख दो। अभी मैंने कंक्लूड किया नहीं, अभी मैंने क्या लिखा, प्रोविजन। तो अभी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट का हमारा फॉर्मेट क्या है, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम यहां पे करेक्ट या इनकरेक्ट लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे, करेक्ट या इनकरेक्ट। स्टेटमेंट इज करेक्ट और स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा पॉइंट, प्रोविजन को समझाओ। क्या समझाओ, प्रोविजन। प्रोविजन समझते हो, प्रोविजन मतलब क्या, जो भी मतलब ऑडिट है तो ऑडिट का जो भी प्रोविजन है वो समझाओ। जो जिस सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट पे ये ट्रू फॉल्स पूछा ना, उस सब्जेक्ट की वही प्रोविजन समझानी है, जनरलाइज मत करो। अगर यहां पे कोई इनहेरेंट लिमिटेशन को लेके क्वेश्चन पूछा है, आई डोंट वांट ऑल द 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस, ऑल द 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस। यहां पे इन्वेस्टिगेशन के बारे में है तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट लिखो। यहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर का ही पॉइंट लिखो। मतलब ट्रू और फॉल्स जिस टॉपिक का है ना, उस टॉपिक को यहां पे लिख दो। प्रोविजन, कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 3 पे आएगा कंक्लूजन। और ये 1 2 3 बुलेट करने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो। मतलब 1 2 3 यहां पे बुलेट्स मत लिखना, वरना वो क्या हो जाएगा, मेन आपने लिखा पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर आप स्टार करके या कोई भी बुलेट करके लिख दो मेन प्रोविजन, और फिर अभी इसका कंक्लूजन लिखना है। करेक्ट है तो करेक्ट, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट। तो वो समझाना है कि कैसे करेक्ट है, समझो लॉजिकली। यहां पे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पहले आप स्टेटमेंट का सही से आंसर दो, फिर उसका प्रोविजन लिखो, और फिर वो प्रोविजन को कनेक्ट करो ट्रू फॉल्स के साथ, समझा के कंक्लूजन करके, दिस इज हाउ इट इज करेक्ट, दिस इज हाउ इट इज इनकरेक्ट। ओके, इट इज क्लियर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, दैट इज हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पे ऊपर नहीं लिखा, देखो ये करेक्ट है, फिर भी ऊपर का सेंटेंस सेम रिपीट नहीं कर रहे। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, और वो ओपिनियन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये पॉइंट यहां पे आ गया। जब ये लिखोगे ना, 2 मार्क्स फॉर श्योर मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे 2 मार्क्स, और सभी क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिले। और वन मोर थिंग, 8 के 8 लिख दिए, मान लीजिए गलत भी हो गया, एक गलत भी हो गया, तो जिसके मार्क्स कम है उसको हटा के टोटल आपको, मतलब चेकर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है साफ साफ शब्दों में लिखी हुई इंफॉर्मेशन कि अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ चेकर टू चेक ऑल द क्वेश्चन। और फिर क्या करना है, जो लोवेस्ट मार्क के क्वेश्चन उसको हटा के टोटल आपको पुट करना है, सिंपल। समझ में आ रहा है। तो अगर आपने 8 के 8 लिख दिए और मान लीजिए गलत भी हो गया, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी के 7 तो आपको सही है, तो जो गलत है उसको हटा दो और बाकी के 7 के मार्क्स टोटल कर दो, सिंपल। समझ में आया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ऑडिट के बारे में। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन यूजर। ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था। वैसे ट्रू फॉल्स देखोगे ना, तो सारे के सारे आपको एज इट इज आ ही जाएंगे। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया है, अच्छे से रिवाइज करके आए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट बिगेस्ट थिंग इज, ये करेक्ट इनकरेक्ट है कि नहीं वो तो आपको पता चल जाएगा। यहां पे जो आपको जानना है वो ये है कि आंसर कैसे दे, रीजन कैसे लिखे। तो पर्पस लिख रहे हैं, सिंपली पर्पस लिख दो। एज पर एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिट कंडक्ट ऑफ ऑडिट, the purpose is to enhance degree of confidence. This is achieved by expression that financial statements are prepared in all material respects in accordance with the financial reporting framework. Next, third one, the objective of audit is to obtain absolute, क्या बात कर रहे हो, absolute कहां से आया, reasonable and report on FS। तो फिर से वही लिखना है, ऊपर जो लिखा है वही सेम टू सेम रीजन आएगा। ओके, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टैंडिंग, एरर और फ्रॉड, एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट
तो यहां पे भी आप पूरा ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर्स ओपिनियन इज एन एश्योरेंस एज टू फ्यूचर वायबिलिटी। कौन देता है गारंटी भाई? गारंटी कौन देता है फ्यूचर की? और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कंडक्टेड, नो, नॉट एट ऑल। हम कभी भी फ्यूचर गारंटी नहीं देते, फ्यूचर वायबिलिटी नहीं होती है, फॉल्स, फॉल्स। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, ऐसे 200 के मुताबिक ऑडिटर ओपिनियन कैन नॉट बी एज्यूम एज एन एश्योरेंस टू फ्यूचर वायबिलिटी। ओके, फिर यहां पे लिखेंगे, अब देखिए ये 2 पॉइंट कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन समझा दिया, अभी रीजनिंग दे रहे हैं, या रीजनिंग पहले दे दो, कंक्लूजन बाद में समझा लो, आइदर और, बट 2 पॉइंट लिखना। तो ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू प्रिपेयर फ्रेमवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिसी प्रैक्टिसेस स्टेट रिक्वायरमेंट और एक्सप्रेस ओपिनियन। हमारा ये ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होगा कि हम गारंटी देते हैं या फ्यूचर वायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, नेवर, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस रिस्क टू जीरो। सही है, सही है, ये भी हमने देखा था, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एंड दैट इज व्हाई वी आर गिविंग द रीजनेबल एश्योरेंस विच इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री। सही है, सही है, बट कैसे सही है? तो यहां पे ऑब्जेक्टिव दे दो, नॉट एक्सपेक्टेड टू और कैन नॉट रिड्यूस रिस्क, दिस इज बिकॉज ऑफ, देखिए मैंने ये बोला था, ये जो भी रीजनिंग में बोल रहा हूं ना, मतलब ये आपको ऐसे हाईलाइट होना चाहिए, और आप जो रीजनिंग बोल रहे हो ना वो आप सजेस्टेड आंसर में देखोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, अगर वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होता है तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, मोस्ट ऑफ कंक्लूजन। एंड यहां पे एक और बात, ऑडिट एविडेंसेस आर परस्यूसिव रादर देन कंक्लूसिव। 2 टेक्निकल वर्ड्स यहां पे आपको लिखने हैं। आप रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, यही आपका ऑब्जेक्टिव है जो ऐसे 200 में आपको दिया हुआ है। सो वी कैन नॉट गिव द कंक्लूजन एविडेंस, वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस, हेंस we cannot say that risk will be zero because of inherent limitations of audit and because evidences are in conclusive in nature rather than, मतलब persuasive in nature rather than conclusive. Next, और ये अगर आप देखोगे MTP नवंबर 2022, मतलब सारी MTP और RTP और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ज्यादातर आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से पास्ट एग्जामिनेशन जो है वो 2 to 3 टाइम में एक बार पूछते हैं, क्योंकि सिंपल है, ये बेसिक्स में से आपको ऑब्जेक्टिव और ये 2-3 पॉइंट के अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकते। ओके, तो ज्यादातर एमसीक्यूज आपको मतलब अकाउंट में से, ऑडिट में से पूछते थे, अभी ऑडिट तो चला गया, शिफ्ट हो गया, बट रिमेनिंग चैप्टर्स में से आपको ज्यादातर आ सकते। नेक्स्ट, ऑडिटर एक्सपेक्टेड टू रीज, अभी देखिए उसका उल्टा कर दिया, यहां पे हमने करेक्ट लिखा ना, और वहां पे क्या बोला कि नॉट एक्सपेक्टेड, यहां पे बोला एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस रिस्क टू जीरो। अरे नहीं कर सकते, एंड कैन देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट, नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट है। रीजन ऊपर का एज इट इज कॉपी कर दो। ओके, मतलब ये मैंने दोनों रखा हुआ है कि दोनों तरीके से पूछेंगे तो भी रीजन तो सेम है, सिर्फ यहां पे सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। 7. According to Mr. H, one of the team member of auditor of Very Essential Limited was of the view that no relationship exists. क्या बात कर रहे हो, ऑडिट अकाउंटिंग के कोई रिलेशनशिप है, तो ऑडिट किसका करोगे? ये ट्रू फॉल्स है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता था ऑडिट एंड अकाउंट्स। इनकरेक्ट, द व्यू पॉइंट इज इनकरेक्ट बिकॉज, रीजन दे रहे हैं, there exists a proper relationship between accounting and auditing. Audit is conducted, हाँ फिर समझाएंगे कैसे रिलेशनशिप है, वो भी समझाना है। आपसे पैसे बोल दोगे कि नहीं रिलेशनशिप है, बट क्या है रिलेशनशिप? ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और दोज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। In order to properly conduct audit, audit is required to be aware of the auditing principles and accounting policies. अब यहाँ पे हो क्या रहा है पता है? मान लीजिए आपने यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा और फिर आपने ये रिलेशनशिप भी प्रूव कर दिया, तो भी आपको मैक्स टू मैक्स 1.5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आप एज एन ऑडिटर आपके पास नॉलेज होना चाहिए वो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 या 1.5 मैक्स टू मैक्स दे दें। क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रिंसिपल का नॉलेज होना।
सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ भी हो, मुझे ये वर्ड्स चाहिए। जब ऑडिट और अकाउंटिंग का रिलेशनशिप की बात आए तो एज एन ऑडिटर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग का जो पॉलिसीज हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। ये वर्ड आपके आंसर में नहीं है तो आपका आधा मार्क्स एज इट इज चला गया। अभी आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, सर मैंने इतना डिटेल में आंसर लिखा, रीजन लिखा, फिर भी पूरा मार्क्स क्यों नहीं देते? दैट्स व्हाट द स्टूडेंट यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन टू द इंस्टीट्यूट कि ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, तो इसका ये आंसर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और जब आप ये लिखोगे ना, आई एश्योर यू कि 2 मार्क्स से नीचे आएंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं किसी को 14 नहीं आते 100% आते, ठीक है। मिस्टर एस, एक और टीम मेंबर निकला जो क्या बोल रहा है, ऑडिट करने के लिए आपको सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की जरूरत है, इनडायरेक्ट टैक्स की कोई जरूरत नहीं है। तो जीएसटी वाले बिल का क्या करोगे? ये अलग बात है। बोले डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज नहीं है। नो, व्यू पॉइंट इज टोटली रॉन्ग। अब देखिए यहां पे रीजन और कुछ बन नहीं रहा है इसीलिए, बट आप फिर भी बना सकते हो यहां पे। ओके, देयर आर मतलब कई सारे एंटिटी है जहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस बिलिंग होता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। जब भी आप परचेस चेक करोगे, सेल्स चेक करोगे, जीएसटी रिलेटेड इनवॉइसिंग चेक करोगे, इन ऑल दिस थिंग्स यू रिक्वायर टू हैव ए नॉलेज। नेक्स्ट, ये बहुत बार आपको मतलब आरटीपी एमटीपी में रिपीट किया गया है, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ एंटिटीज। नो, ये गलत है। सी, जब भी मैनेजमेंट, सी इट इज यू वेरी वेल नो इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड मैनेजमेंट जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको इंडेस एप्लीकेबल है तो इंडेस के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा, आपको कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 के मुताबिक बनाना पड़ेगा। तो आपका जो बेसिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, अगर आपको कैश फ्लो एप्लीकेबल है S3 के मुताबिक जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा वो आपको बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक होना चाहिए, दैट इज ट्रू। बट जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, यू नीड टू मेक मेनी जजमेंट। फर्स्ट, इनहेरेंट लिमिटेशंस, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाएंगे ना, तो दैट रिक्वायर जजमेंट। कौन कौन से जजमेंट, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, वो पॉइंट एग्जांपल याद है कि क्या क्या जजमेंट लेना पड़ेगा आपको, क्या जजमेंट क्या है, और दैट जजमेंट इज सब्जेक्ट टू इनहेरेंट वेरिएबिलिटी। फिक्स एसेट का लाइफ क्या है, मतलब यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट, कोई बोलेगा 10 ईयर्स, कोई बोलेगा 15 ईयर्स, कोई बोलेगा 8 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो कई जगह पे अकाउंटिंग में आपको कई जगह पे जजमेंट लेने की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या बोल रहे हैं, डज नॉट इन्वॉल्व जजमेंट, नो नो नो, ये गलत है, इट इन्वॉल्व जजमेंट। तो यहां पे देखो, द प्रिपरेशन इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट अप्लाइंग दिस, तो पहले तो ये जो सही सेंटेंस था वो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसका रीजन, इन एडिशन मेनी स्टेटमेंट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन और असेसमेंट ऑफ डिग्री ऑफ सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी, ये भी मैंने बोला था, विच इटसेल्फ सब्जेक्ट टू इनवेरिएबिलिटी। तो अगर आपको ये पता चलेगा कि कहां से है, तो उसमें जो भी पॉइंट आए थे वो लिख दोगे, ऑटोमेटिकली आपको स्कोर हो जाएगा। ऑडिटर इज एबल टू ऑब्टेन ओनली रीजनेबल एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, सही है। तो यहां पे आपका रीजन क्या होगा, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या है, अभी पूरी तो डिटेल में नहीं समझा सकते, तो 5 पॉइंट समझा दो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट प्रोसीजर, नॉट एन इनिशिएशन, टाइमलेस ऑफ रिपोर्टिंग इन फ्यूचर इवेंट्स। तो 5 जो मेन पॉइंट है इनहेरेंट लिमिटेशन के, वो समझा दिए। गाइडेंस नोट आर मैंडेटरी इन नेचर, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी रखा था, याद करो, स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी इन नेचर व्हाइल गाइडेंस नोट आर रेकमेंडेटरी। तो यहां पे आपको ये वर्ड लिखना है, रेकमेंडेटरी है। गाइडेंस नोट, देखिए मेन पॉइंट में आ गया, रेकमेंडेटरी। अभी अगर आपके आंसर में ये रेकमेंड, कुछ भी बोलो, आप कुछ भी लिख दो, ये रेकमेंडेटरी वर्ड नहीं है, पूरे मार्क्स नहीं मिले। समझ रहे हो टेक्निकल वर्ड का क्या लॉजिक है, क्या मीनिंग है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा ना, ये वर्ड आपको क्लिक होना चाहिए कि इसमें ये टेक्निकल वर्ड आना ही चाहिए, सिंपल।
गाइडेंस नोट डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मेंबर, विच में पहले गाइडेंस नोट समझा कि क्या है। इंस्टीट्यूट इश्यू करती है गाइडेंस, किसके लिए? मेंबर को अच्छे से सब्जेक्ट को समझने के लिए, प्रोफेशनल वर्क में उसको हेल्प मिल जाएगी। और ये रेकमेंडेटरी नेचर है, मैंडेटरी नेचर नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट फ्रॉड, क्या आप डिटेक्ट फ्रॉड करने के लिए ऑडिट करते हो क्या? नहीं, ऑब्वियसली नो। प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, और ओपिनियन एक्सप्रेस करने में फिर यहां पे आप ऐसा बोल रहे हो कि फ्रॉड डिटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव प्राइमरी है। रादर प्राइमरी हमारा नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो है बट ऑडिटर का नहीं है। तो किसका है वो लिखो, मैनेजमेंट का। यहां पे 2 पॉइंट कैसे बनाए समझो, ये इन्होंने क्या मिक्स कर दिया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू डिटेक्ट फ्रॉड, तो पहले ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है बोले, ओपिनियन देना है। और फ्रॉड और एरर का ऑब्जेक्टिव किसका है बोले, मैनेजमेंट का है। तो दोनों का सही सही आंसर दिया। आपके आंसर में क्या होता है पता है, या तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे कई सारे शब्द निकल लेते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एरर इज दैट ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स इट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव यहां पे बोला, क्या वो क्या ऑब्जेक्टिव, वो तो आपने बताया नहीं, मुझे पता है। हाँ तो बताओ ना, यहां पे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग implies systematic critical spatial examination। ये क्या है, ये ऑडिट छोड़ दो, ये डेफिनेशन किसकी दी है, इन्वेस्टिगेशन की। सिस्टेमेटिक critical spatial examination of the record of business for specific purpose is nothing but the definition of investigation। अभी देखिए ये दो मिक्स किया तो आपको ये डेफिनेशन किसकी है, इन्वेस्टिगेशन, ये बताना। तो फिर ऑडिट क्या है वो भी बता दो ना। ऑडिट इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। और ये जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन इन्वेस्टिगेशन की है। और यहां पे आप क्या करते हो, सिर्फ एक लिखते हो। दैट्स व्हाट आई एम इंसिस्टिंग अपॉन, व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन आंसर। फिर इन्वेस्टिगेशन आ गया तो अभी वो भी ले लेते हैं साथ में टॉपिक। ऑडिट इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। ऑडिट वो नहीं है, ओके, वो इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो ऑडिट क्या है वो बता दो, और ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं है वो बताओ। आप बोल रहे इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने वो भी बोला था इनहेरेंट लिमिटेशंस में, याद करो। ये इनहेरेंट लिमिटेशन ही है, नॉट एन इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट समझा रहे। और नॉट एन इन्वेस्टिगेशन देख लेना, हमारे पास सर्च का पावर नहीं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, पावर ऑफ सर्च नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं। मैनेजमेंट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑडिट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के लिए कहां से हो गए, इनकरेक्ट। ये मैनेजमेंट के लिए पहले तो क्या है बोले, मैनेजमेंट के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए, ऑडिटर के लिए। तो वो समझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज दैट ऑफ ऑडिटर। व्हाइल कैरिंग आउट ऑडिट, ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। और ये आपने कहां पे बताया है, एसए 200 में, ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कंडक्ट है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। There are inherent limitations of audit which result in most of the evidence on which audited or conclusion are based on conclusive rather than persuasive। उल्टा कर दिया, इट्स persuasive rather than conclusive। conclusive मतलब क्या, मतलब 100% जो हम इन्वेस्टिगेशन में करते हैं ना, कंक्लूड करना, सब एविडेंस 1 to 1 मैच करना, और मतलब जो रीजन है वो फाइनल लास्ट कंक्लूजन प्रूव करके देना। तो यहां पे ऑडिट में इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये किस वजह से बोले, आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव जीरो रिस्क करना ही नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस देना। तो रीजनेबल एश्योरेंस के लिए कंक्लूसिव एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और वो बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट इज ओपिनियन drawn on entities FS to make sure that records are true and
करेक्ट, ट्रू एंड फेयर। डिफरेंस समझा दो, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड फेयर मतलब क्या? देखिए जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी ना, अभी ये वर्ड इसलिए नहीं हमने चैप्टर 1 में लिया, मतलब पहले मैंने लिया था, बट क्योंकि ये टॉपिक दूसरे चैप्टर्स में आएगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है, तो वहां पे हम डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक समझा देता हूं। जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, वही रिपोर्ट करना है। मतलब मान लीजिए कुछ गलत है, मतलब आपको 100 रुपीज का एविडेंस नहीं मिल रहा है या 100 रुपीज का कुछ इनकरेक्ट है, बट वो मटेरियल नहीं है, तब बोलोगे फेयर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गिव द ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रू एंड फेयर। और यहां पे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगी, इंडिपेंडेंटली करोगे ट्रू एंड फेयर। ओके, ट्रू एंड करेक्ट नहीं, ट्रू एंड फेयर। द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इन itself valid for the basis for omit inherent limitations। मैंने आपको ये भी समझाया था कि चलो टाइम आपके पास नहीं है, कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, इसीलिए आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस बोले तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि टाइमलीनेस की लिमिटेशंस के लिए आप एविडेंस को ओमिट कर दो, ये तो गलत बात हुई। You cannot omit the evidences. The matter of time, difficulty, time and cost involved is not itself valid basis for omit the audit procedure. Audit procedure तो perform करनी ही करनी है। Appropriate planning in making sufficient time and resources, तो आपको appropriately plan करना होगा। ओके, अगर आप appropriately plan करोगे, वो हम देखेंगे audit planning में आगे। Next, ऑडिटिंग इज लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, हमने देखा टाइप्स स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, मतलब वॉलंटरी। तो कई ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ वॉलंटरी ऑडिट भी करवा सकते, कंपलसरी नहीं है। सबको ऑडिट कंपलसरी नहीं, इनकरेक्ट। द टर्म एंगेजमेंट स्टैंडर्ड रिपोर्ट टू स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग, अरे नहीं, इसमें ऐसे तो आएंगे ही आएंगे, बट साथ साथ SREs, standards on review, SREs, standards on assurance engagement, standards on related services, ओके, और ये सभी का SQCs। तो सिर्फ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग नहीं हुआ, मतलब वो आ जाए। देयर इज नो डिफरेंस इन ऑडिट रिव्यू, अरे डिफरेंस बहुत बड़ा है, हमने किया ना। तो यहां पे क्या करना है, ऑडिट वर्सेस रिव्यू समझा, 2 पॉइंट समझा। ऑडिट में क्या होगा, रीजनेबल, जबकि रिव्यू में क्या होगा, लो लेवल देन ऑडिट। रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, वहां पे हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ऑब्जेक्टिव कम हो जाएगा। इन शॉर्ट डिफरेंस ही समझा, यहां पे हमने आगे डिफरेंस भी किया था, वही डिफरेंस यहां पे लिख देना। As per ASEC 200, overall objective in conducting audit of FSN, overall objective obtain absolute, बहुत बस्ते, absolute नहीं, reasonable assurance। अब ये पूरा ऑब्जेक्टिव लिख दो, यहां पे देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लिख दिया, वही मैंने ऊपर बताया था, पूरा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। RTP May 23, RTP November 23। For auditor's opinion, reasonable assurance is that reasonable absolute कहां से हुआ, reasonable is not absolute, reasonable is high level of assurance, but absolute नहीं हुआ। और यहां पे एविडेंसेस कैसे करोगे आप, persuasive rather than conclusive। Is this clear? चलो, इसमें कोई डाउट? अभी आपको ये क्लियर हो गया कि आपको आंसर कैसे लिखना है ट्रू फॉल्स का।